जितनी भी एयर है जो नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, तो एयर जो नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स के अंदर फाइन मतलब बहुत छोटे 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 हेयर्स होते हैं। तो वो जो हेयर्स हैं, वो हेयर्स जो हैं वो बेसिकली एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। वो उसमें किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो उसको फिल्टर आउट कर देगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट है द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। इस पैसेज में म्यूकस भी होता है। तो म्यूकस क्या होता है कि एक स्टिकी लेयर होती है जो कि नॉस्ट्रल्स में अंदर की तरफ पूरे में लगी हुई होती है। ठीक है, फ्रॉम ईयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इन टू द लंग्स। तो होता है ऐसा है कि जैसे हम जब नहाते हैं तो नहाते टाइम या हम जब अपना चेहरा साफ़ करते हैं तो हम अपनी नाक भी साफ़ करते हैं। तो नाक साफ़ करते हैं तो नाक में से डस्ट निकलता है, जो कचरा है वो बाहर निकलता है। तो वो बाहर क्यों निकलता है, उसका रीज़न इतना है कि आप ऐसे ही सोचिए कि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस पर हमने कोई भी स्टिकी सब्सटेंस लगा दिया, जैसे कि ऑयल है, तो हमने ऑयल लगा दिया वहाँ पर। कोई सरफेस है उसको हमने पूरी तरह से साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद हमने उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर डिपॉजिट कर दी और उसको ओपन एयर में रख दिया, एक्सपोज कर दिया एयर में। तो एयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, आप उसको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद आप उसको देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि वो जो ऑयल की लेयर आपने डिपॉजिट करी थी उसके ऊपर छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स आकर डिपॉजिट हो गए। ठीक है, तो ऑयल की ये प्रॉपर्टी होती है कि ऑयल जो है वो डस्ट कैची होता है, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं या जो भी डर्ट है वो आकर उसके ऊपर चिपक जाती है। अच्छा, तो हम यही कहते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेते टाइम हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत साफ़ भी हो सकता है और बहुत गंदा भी हो सकता है, और वो ऐसा भी हो सकता है कि मिक्सड हो, थोड़ा साफ़ हो थोड़ा गंदा हो। ठीक, तो आप ये देखिएगा कि ऐसे में हम ये देखते हैं कि 2 चीज़ें हैं जो बॉडी में इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि बॉडी के अंदर जो एयर जा रही है वो साफ़ एयर जाए। पहली चीज़ जो बहुत फाइन छोटे 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 नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर्स होते हैं, तो हेयर्स जो हैं, हेयर्स में डस्ट पार्टिकल्स जितने भी हैं वो आकर चिपक जाएंगे, अटक जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो म्यूकस है जिसकी एक लेयर डिपॉजिटेड है नॉस्ट्रल्स के अंदर, तो उस पर वो डस्ट पार्टिकल्स छोटे छोटे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जब हम थ्रू आउट द डे सांस लेते हैं, ठीक है, हम हर तरीके के एटमॉस्फेयर में जाते हैं, हम घर के अंदर रहते हैं, घर के बाहर जाते हैं, खेलते हैं, तो वहाँ पर भी आके देखेंगे कि हम खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम दौड़ेंगे भागेंगे तो धूल मट्टी वो सब होती है। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बॉडी के अंदर ना चली जाए, हम इनहेल ना कर लें उसको कहीं। तो इस वजह से ये जो म्यूकस है और फाइन एयर है, इनका काम ये होता है कि ये फर्स्ट स्टेज पर फिल्टर आउट करते हैं उसको, मतलब उन चीज़ों को रोक लें। ठीक है, तो सर ये म्यूकस कहाँ प्रेजेंट होता है? म्यूकस एक तो आपका स्टमक में है ही, स्टमक में तो अंदर म्यूकस लगा रहता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक की वॉल्स को ख़राब ना कर दे। और दूसरा नॉस्ट्रल्स के अंदर होता है। ठीक है, नॉस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस की एक लेयर डिपॉजिटेड होती है। जनरली जब वेदर चेंज होता है, अभी तो हम गर्मियों में पहुंच चुके हैं, जब सर्दियों से गर्मियां आती हैं तो तब आप कई बार ऐसे नाक में खुजली होती है, कई बार ऐसा लगता है कि क्या ड्राई हो रही है। तो उस टाइम होता क्या है कि ये जो म्यूकस है, ये म्यूकस जो है ये ड्राई होने लगता है, ये सूखने लगता है। और जब म्यूकस की लेयर जो है वो धीरे धीरे सूखने लगती है तो हमको नाक में इचिंग होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से है कि हम सांस लेते हैं और सांस लेते टाइम जो हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर का म्यूकस है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है कि हमारी बॉडी डिज़ाइन ही इस चीज़ के लिए हुई है कि हम गंदी सांस ले ही नहीं सकते, हम गंदी सांस ले ही नहीं सकते। तो हमारी बॉडी ये इंश्योर करती है कि जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स हम फर्स्ट स्टेज पे यानी कि नॉस्ट्रल्स पर ही रोक दें उसको। अच्छा, अब देखिएगा, अच्छा अगर मान लीजिए इसी तरीके के ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये अगर अंदर चले जाएँ, बॉडी के अंदर चले जाएँ, तो कभी भी आप नोटिस कीजिएगा कि अगर किसी दिन कोई दिन आपका ऐसा जाता है कि उस दिन आप बहुत ज़्यादा बाहर घूमे हैं, या फिर आप ये नोटिस कीजिए कि कभी आपके घर में दीपावली के आसपास, आपके घर में सभी घरों में क्या होता है, दीपावली के आसपास सारा पुराना सामान निकाला जाता है, साफ़ सफाई करी जाती है, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती है उस टाइम, बहुत साफ़ सफाई करी जाती है, तो धूल मिट्टी वगैरह वो सब उड़ती है। उस दौरान आप ये देखिएगा, कभी भी नोटिस करना कि जब घर में ज़्यादा साफ़ सफाई हुई है, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स है, काफ़ी डर्ट में आपने काम किया है, तब आप अपनी नाक साफ़ करके देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नाक से जो डस्ट बाहर निकली है वो ब्लैक निकली है बाहर। ठीक है, तो वो बाहर ब्लैक जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो नाक में से क्यों निकले हैं, क्योंकि वो सारे के सारे म्यूकस पर और फाइन एयर पर रोक दिए गए थे, रुक गए थे। ठीक, अब होता क्या है कि कहते हैं ना कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये होता है।
तो अगर यही डस्ट पार्टिकल्स, यही गंदे पार्टिकल्स अगर बॉडी के अंदर चले जाए तो ये धीरे 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 लंग्स की इंटरनल जो सरफेस होती है उस पर डिपॉजिट होने लगते हैं और फिर लंग्स को ये ख़राब करने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये कहा जाता है कि स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर। तो स्मोकिंग से कैंसर होता क्यों है, उसका रीज़न ही ये है कि जो चीज़ बॉडी के अंदर आने के लिए बनी ही नहीं है, आप उस चीज़ को बॉडी के अंदर ज़बरदस्ती आप इनहेल कर रहे हैं। पहली चीज़ तो स्मोक, आप सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो वो स्मोक बॉडी के अंदर गया। अब वो बॉडी के अंदर गया, चलिए अंदर जाने तक एक बार को ठीक है, अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद जब वो बॉडी से बाहर निकलता है, जब वो बॉडी से बाहर निकलता है तो जो सांस आप छोड़ते हैं वो मुंह के थ्रू भी बाहर निकलती है और नाक के थ्रू भी निकलती है। तो जितना भी पूरा का पूरा नॉस्ट्रल्स का जो यहाँ से लेकर और पीछे तक जो पैसेज है उसमें जितने भी फाइन 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 हेयर्स हैं, तो वो जो है उससे जब वो गर्म जो धुआं है जब वो बाहर निकलता है, तो जब वो स्मोक बाहर निकलती है तो वो उन फाइन हेयर्स को पूरे को डैमेज कर देती है। अब हेयर्स तो डैमेज हो गए, अब आपने क्या करा कि आपने ज़िंदगी की हर फिक्र को धुएं में उड़ाने के लिए आपने सिगरेट के कश लगाए, ठीक है। सिगरेट के कश लगाने के बाद उसको पी के फेंक दिया, बस बड़े स्टाइल में हीरो की तरह हो गया, सिगरेट पी लिया हमने तो बड़े बहुत बड़ा काम कर दिया। अब क्या होता है कि उसके बाद असली काम अब शुरू होता है। असली काम अब शुरू होता है कि अब आप सांस तो लेंगे ना, भाई जिंदा है तो सांस तो लेंगे। अब जब आप सांस लेंगे तो आपने सिगरेट पीने की वजह से आपने जितने भी वो फाइन एयर्स थे वो तो डैमेज कर दिए। अब जब सांस जाएगी तो वो फिल्टर आउट की जो प्रोसेस था वो प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये अब जो है नॉस्ट्रल्स जो है वो फिल्टर कर नहीं पाएंगे क्योंकि हेयर्स जो है वो छोटे छोटे वो डैमेज हो चुके हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स अंदर भी जाएंगे और जब वो अंदर जाएंगे तो फिर वो कहाँ डिपॉजिट होंगे, वो लंग्स में डिपॉजिट होंगे, ठीक है। क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हार्ट के अंदर तो जाएंगे नहीं ना, या हार्ट में पता चला धूल मिट्टी मिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं होगा, उसमें तो ब्लड ही जाएगा, ठीक। तो वो धीरे धीरे लंग्स को डैमेज करने लगते हैं और स्मोकिंग करने वाले लोगों के सबसे पहले लंग्स ही ख़राब होते हैं। और जनरली आपने सुना होगा कि धूम्रपान करने से लंग कैंसर होता है, ये आपने सुना होगा। तो लंग्स में ही धीरे धीरे जो है वो छोटी छोटी सिस्ट यानी कि गांठें वो बनने लगती हैं और फिर उसी से इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है और डेथ हो जाती है। और सिर्फ तंबाकू से जहाँ पर जो आप खा रहे हैं तो धीरे 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 जितना भी खाने वाला एरिया है वो सड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। डेंटल कैरीज, चलिए अगला देखिएगा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। तो जो हमारा थ्रोट है, हमारे थ्रोट में ना कार्टिलेज की छोटी 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 रिंग्स बनी रहती हैं, हाँ ऐसे, है ना। तो ये मान लीजिए कि हमारा थ्रोट है, तो हमारे थ्रोट में अंदर ऐसे ऐसे रिंग्स जो है वो बनी रहती है। अच्छा, रिंग्स क्यों बनी रहती है, सीधा पाइप भी तो बन सकता है। तो ये रिंग्स का कुछ काम होता होगा, तो वो रिंग्स का काम क्या है, देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। ये क्या करती हैं, दीज एंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ये इंश्योर करती हैं कि जो एयर पैसेज है, एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए। कोलैप्स मतलब एयर का जो पैसेज है, एयर ऐसा ना हो कि सीधा गिर जाए आकर, एक लेवल जो है वो उसका एकदम से डाउन ना हो जाए। जैसे हम ये कहते हैं कि जो एयर जा रही है बॉडी के अंदर, तो छोटे 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 रिंग्स बने हुए हैं, तो वो रुक रुक कर धीरे 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 जाए, प्रॉपरली जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सांस लिया तो एकदम से अंदर गई और एकदम से बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका भी पैसेज स्लो होना चाहिए। जैसे हमने इसोफेगस का बताया था ना कि इसोफेगस में भी रिदमिक एक्सपेंशन और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो फूड जो है वो ऐसा नहीं होता कि हमने खाया और एकदम से जाकर स्टमक में गिरा धम से और आवाज़ आती है कि अरे गिरा फूड, फिर खाया फिर गिरा फूड, वो नहीं होता। इसी तरह से सांस भी धीरे 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 एयर जो है वो एक रिदमिक वे में बॉडी के अंदर जानी चाहिए। तो ये जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज ये एक तरह से ऐसा समझ लीजिए जैसे सड़क पर स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। तो सांस आई, हल्का सा यहाँ पर उसका फ्लो रुका, फिर स्पीड पकड़ी, फिर हल्का सा फ्लो रुका, फिर स्पीड पकड़ी, फिर हल्का सा फ्लो रुका। तो धीरे 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 वो एक तेज स्पीड पकड़ नहीं पाती सांस, कि एक तेज स्पीड, वो तेज स्पीड अपने आप ही बन जाती है। कैसे कि हमने इनहेल करा तो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत सारी है, हमारी बॉडी को उतनी ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मतलब जितनी बाहर अवेलेबल है उसके कंपैरिजन में हमारी बॉडी को कम ऑक्सीजन चाहिए। तो हायर कंसंट्रेशन है बाहर, तो बॉडी के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर में तो गैस एकदम भागेगी पूरी तरह से। तो उसको रोकने के लिए कि भाई कंट्रोल में
कंट्रोल में इनहेलेशन होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कार्टिलेज बनी रहती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये बनी रहती है, ठीक है। अच्छा हाँ समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? ये तुम्हारा दोस्त हो गया, कहता रहता है उसको। तुम कल नहीं आए थे ना, तो तब ये बता रहा था कि तुम सो गए, आज ये सो गया। आए थे? हाँ हाँ मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा जाग गए, चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्या क्या? गुड मॉर्निंग। अच्छा so within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes which finally terminate in balloon like structures which are called alveoli, singular alveolus, जो ठीक ब्लड है। वेसल से बने होते हैं। क्या ब्लड वेसल। alveoli ऐसे लगती है जैसे जो गोभी होती है ना, हाँ वो गोभी। छोटी सी गोभी, ऐसा होता है कि जैसे वो सिकुड़ गई हो और जब सांस लेते हैं तो वो फूल जाती है। तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आगे जाकर ऐसे डिवाइड हो जाती है, इस तरह से ऐसे डिवाइड होती है और फिर इसमें कनेक्टेड रहते हैं ऐसे, एक एल्वियोलाई। सर ये लंग्स के अंदर होते हैं ना, यस तभी इतने गंदे दिखते हैं। नहीं दिखाई थोड़ी देते हैं। इसमें दिखाई दिए। ये लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर यहाँ पर फिर इससे भी कनेक्टेड, मतलब ब्रांचेस होती हैं इसकी बहुत सारी, और जब हम सांस लेते हैं सर तो ये फूल जाते हैं। हाँ मैं दे दूँगा, फिर भी आप बनाना चाहे बना लीजिए, ठीक है। इसको कर लेंगे, तो एक बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ने नहीं दे रहे, सवाल है। अब सुनिएगा, within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes, और लंग्स के अंदर फिर ये छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये एक छोटी सी ट्यूब है, ये एक छोटी सी ट्यूब है, जैसे ही सांस लेते हैं तो ये ना ऐसे फूल जाता है, ये भी फूल जाएगा, ये भी फूल जाएगा। फिर जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये पिचक जाएगा। तो ये ऐसा है जैसे कि बलून होते हैं, तो बलून कभी फूलता है तो जब हम इनहेल करते हैं तो वो फूल जाएंगे, जब हम एक्सहेल करते हैं तो फिर वो सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में। अब इनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, मतलब इसका प्लूरल फॉर्म एल्वियोलाई है, और जो सिंगुलर फॉर्म है, मतलब अगर मैं किसी एक की बात करूँ तो दैट इज कॉल्ड एल्वियोलस, और सबका प्लूरल फॉर्म दैट इज कॉल्ड एल्वियोलाई, जैसे रेडियस और रेडियाई होता है वो। उसके बाद द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो एल्वियोलाई जो है वही एक ऐसी सरफेस हमको देता है, मतलब एल्वियोलाई ही खुद एक ऐसी सरफेस है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन वहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से बाहर निकलेगी, ठीक। सर ये नोट्स आपने कहाँ से बनाए हैं? एनसीईआरटी और कुछ लखमीर सिंह, एनसीईआरटी प्लस लखमीर सिंह नेक्स्ट है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, और जैसे ये वाला ही है रेस्पिरेशन वाला पोर्शन, ये टोटल एनसीईआरटी में से बना है, क्योंकि लखमीर सिंह को बहुत ज़्यादा दे रखा है, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अगला ट्रांसपोर्टेशन वाला जब करवाऊंगा तो ट्रांसपोर्टेशन वाला लखमीर सिंह जैसे बना है, क्योंकि वो इसमें से उतना क्लियर नहीं आ रहा है सब। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बेकार था। नहीं बहुत आसान है, आसान है ट्रांसपोर्टेशन, पढ़ा है किसी ने? पढ़ा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट क्या है? मैंने वो ये हर्ट तक बताइए। पढ़ा है, हर्ट तक पढ़ा है। हर्ट नहीं, हार्ट। हाँ हाँ हर्ट तो मतलब किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना, इसको हर्ट। हार्ट तक पढ़ा है। उसके बाद है द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जितनी भी एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं उस पर पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, मतलब छोटी छोटी ब्लड वेसल्स उसमें कनेक्टेड होती हैं। फिर हम आगे चलेंगे। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स मतलब आज से पहले, हमने काफ़ी सालों से, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम कुछ चीज़ें नोटिस करते आ रहे हैं। क्या? व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रिब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्राम, ठीक है। वी लिफ्ट अवर रिब्स जो है वो मतलब लिफ्ट हो जाती है, मतलब हम ऐसे जब सांस लेते हैं तो ये खुल जाता है, और ये जो बीच वाला पोर्शन है डायफ्राम जो है ये फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर एज अ रिजल्ट। तो चेस्ट कैविटी ऐसी हो जाती है जैसे हमारी सांस जब हम लेते हैं तो चेस्ट फूल जाती है, ठीक है।
तो सर becomes हमारी larger चेस्ट as में a भी कैविटी result। होती है, हाँ, फिर उसे हटा कैसे लगता है उसमें तो कैविटी का मतलब तो स्पेस है ना, हमें कैविटी हटानी ही नहीं है भाई। जब कैविटी नहीं होगी यानी कि अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर चेस्ट जो है वो फूलेगी कैसे, फिर तुम पत्थर की तरह एक जैसे हो गए बस, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। तो बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, तो क्योंकि स्पेस होता है उसमें, एयर को सक करने के लिए स्पेस होता है, तो इस वजह से एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वियोलाई। तो जो एल्वियोलाई है वो फूल जाती है, पूरे उसके अंदर एयर फिलअप हो जाता है। फिर है द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड the blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli। अब ब्लड जो है वो, ये वाला पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि ब्लड पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेकर आता है, ठीक है, इसको ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है। बस रेस्पिरेशन में इतना समझिए कि पूरी बॉडी में से जब घूमकर ब्लड वापस आता है तो वो क्या करता है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया सर और जो उसमें एल्वियोलाई है, क्या है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। हाँ हाँ सही बोल रहे हो हाँ, ना? सही बोल रहे हो। उसका मतलब एक भी गोभी का पत्ता का कट गया तो फिर हम मर जाएंगे। नहीं, कुछ खराब हो जाएगा इसमें, तो मतलब उसका भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होता होगा। गोभी का पत्ता कट गया, ये गोभी का पत्ता कटता कब है? सर वो जो ऐसे गोभी काटते नहीं है। अरे बेवकूफ, गोभी का पत्ता मतलब क्या है, ये एल्वियोलाई की बात कर रहे हो, तो एल्वियोलस आपका ये कहने का मतलब है कि ये जो छोटे छोटे बलून टाइप का स्ट्रक्चर है, एक भी अगर बलून खराब हो गया तो क्या होगा, ठीक है। तो स्विमिंग करते टाइम ध्यान देते हैं इस चीज़ पर। जनरली ये कहा जाता है कि जब आप स्विमिंग करें तो स्विमिंग करते टाइम, डाइव करते टाइम आपको क्या करना है कि हाथों को पहले पानी के अंदर लेकर जाना है। यस कुछ बेवकूफ़ होते हैं ना, ऐसे कूद गए सीधा, है ना, हैं ऐसे कूद चुके हो? एक बार जब मैं डाइव करना तो चोट पहुंची होगी, कुछ चेस्ट में दर्द हुआ होगा। मैंने अपनी कजन को स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया तो चाहती नहीं थी। अच्छा, तो इसको कैसे पता? अच्छा, सेम सोसाइटी में तो इसने देख लिया होगा, तो फिर तो कैसे रोते रोते बाहर निकले? ऐसे थोड़ा सी मैंने इसे आज तक रोते हुए देखा ही नहीं। तो हुआ क्या, मतलब होता क्या है उसमें कि जैसे आप अगर कूद गए ऐसे फ्लैट, ठीक है, तुमने भी करा ये काम? नहीं, वो फीट फर्स्ट है। अच्छा, तो कभी भी ये कहते हैं कि ना तो पेट के बल, मतलब ऐसे नहीं कूदना चाहिए कि पहले पेट लग जाए जाकर या पहले चेस्ट लग जाए जाकर। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो चोट लगती है वो चोट में यही होता है कि अंदर का कोई ना कोई बलून जो है वो बर्स्ट हो जाता है। अब वो बलून बर्स्ट हो गया तो बॉडी का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बार आप गिरे तो कुछ ऐसी चोट लग गई, फिर निशान पड़ गया लेकिन खून नहीं निकला। तो इसका मतलब क्या है, वो जो निशान लग गया है वो ये है कि जो आपकी एक्सटर्नल स्किन है, एक्सटर्नल स्किन जो है वो कहीं से कटी या फटी नहीं है, हाँ उसके अंदर के टिश्यूज़ जो है उन पर जरूर चोट लग गई है। तो जब उनमें चोट लगी है इस वजह से वो निशान आपको ऊपर दिखाई देता है स्किन पर। लेकिन उसके लिए क्या कुछ करते हो? कुछ नहीं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा बांध लिया उसके ऊपर, बस और कुछ नहीं, ये हो जाएगा ठीक। हाँ, या कुछ भी मत करो तो भी अपने आप ठीक हो जाती है। तो बॉडी का सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म होता है। तो वो जो तुम्हें चोट लगी होगी वो अपना 2-4 दिन 5 दिन में ठीक हो गई होगी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो है वो ज़्यादा ही तूफ़ानी करते हैं, तो वो इतना तूफ़ानी करते हैं कि हाइट से कूद गए और एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स ये है कि भाई खिलाड़ियों से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं कि है तो बहुत बड़ा खिलाड़ी लेकिन कुछ डाइव करते टाइम कुछ ऐसी गड़बड़ हुई या कुछ उसका ध्यान चूका या कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो हाथ के थ्रू मतलब स्ट्रीमलाइन मोशन ना फॉलो करते हुए पहले चेस्ट उसकी टच हो गई पानी में। तो जब वो पानी में चेस्ट टच होती है तो पानी की जो सरफेस है ना वो सरफेस बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस की तरह होती है उस टाइम। और उस फ्लैट सरफेस पर जब एकदम से कोई दूसरी फ्लैट सरफेस टकराएगी तो फिर क्या होगा, फिर कोलिजन होगा और कोलिजन की वजह से डैमेज होगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ऐसा भी हो जाता है कि लंग तक पूरा एक लंग या दोनों लंग्स, कई बार पूरे के पूरे लंग्स भी डैमेज हो जाते हैं। और फिर उसका कुछ जो भी मेडिकली जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता होगा वो तो खैर मैं नहीं जानता उतना, लेकिन उसमें जो डैमेज होती है, डैमेज होने वाली चीज़ ही एल्वियोलाई ही है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। हाँ चल तो रहे। अब देखिएगा इसमें है नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय ब्लड इन द एल्वियोलर ब्लड वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। कुल मिलाकर
इस हाथ दे दो Yeah. ऑक्सीजन और दूसरे हाथ कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। तो एल्वियोलाई में जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स के अंदर सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और उसके अंदर से जितना भी ऑक्सीजन था वो सारा का सारा बाकी की ब्लड वेसल्स लेकर चली जाती है कि अब मेरे को ना ये पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, तो वो पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए उसको लेकर चली जाती है। ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। ठीक है। तो थोड़ी बहुत एयर जो है वो हमेशा लंग्स के अंदर रह जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमने सांस छोड़ा तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अभी बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, अब बस हमको जल्दी से बस ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो बस जान ही निकल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन जब हम लेते हैं और जब वो ऑक्सीजन चली जाती है एल्वियोलाई में कनेक्टेड ब्लड वेसल्स के पास। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एल्वियोलाई ने सारी की सारी ऑक्सीजन दे दी कि कुछ बचा ही नहीं है अंदर, ये बस अब फटाफट कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो मैं उसको बाहर फेंकूँ और फिर बाहर से और ऑक्सीजन लूँ तो बचा रहूँगा। तो ऐसे तो हर घड़ी हर इंस्टेंट हम फाइट ही करते रहेंगे, ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई चलती रहेगी, ऐसा ही होता रहेगा। तो इसलिए क्या होता है कि एक रेजिडुअल का मतलब रिमेनिंग अमाउंट, तो एक रेजिडुअल एयर जो है वो हमेशा एल्वियोलाई में रहती ही रहती है। ऐसा नहीं होता कि गुब्बारा एकदम पिचक गया उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। समझ गए? उसके बाद देखिए अब अगला जो है दैट इज जो ये नोट दे रखा है लास्ट में, इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो 2 पॉइंट्स हैं इसमें। हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस देखेंगे। फर्स्ट है व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, फॉर एग्जांपल हम भी एनिमल्स हैं, हमारा बॉडी साइज भी काफ़ी लार्ज है। ठीक है। द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो डिफ्यूजन प्रेशर है इट अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमने कहा कि एयर को हमने इनहेल किया, एयर को हमने इनहेल करा, एयर जो है डिफ्यूज़ होकर बॉडी के सारे पार्ट्स में क्या चली जाएगी। तो ये जो ब्रीदिंग साइकिल होती है ये इतनी फास्ट होती है कि इधर ऑक्सीजन आई फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। और कई बार तो क्या है कि हम अगर किसी शांत कमरे में अकेले बैठे हुए हैं तो तब तो हम फील कर सकते हैं कि हाँ मैंने सांस लिया, हाँ मैंने सांस छोड़ा। लेकिन अभी जैसे आप बैठे हैं तो आप अपना कुछ काम कर रहे हैं तो क्या आप ध्यान देते हो कि हाँ भाई सांस कैसी चल रही है? ठीक है, हाँ सांस ठीक चल रही है। ठीक है। हार्ट कैसा चल रहा है? हाँ ये ठीक चल रहा है। ध्यान नहीं देते ना, अपने आप चलता है ये काम। ठीक है। तो ये इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो चलता रहता है। तो इसमें ये होता है कि ये जो मूवमेंट है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, ये इतना रैपिड मूवमेंट है, जल्दी जल्दी होता है। इस मूवमेंट में हमारी बॉडी इतनी बड़ी है कि सारे के सारे सेल्स तक वो ऑक्सीजन पहुंच जाए टाइमली, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए बॉडी में एक और चीज़ होती है। क्या होती है ब्लड में? हीमोग्लोबिन। तो अब क्या है कि when the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all the parts of the body. क्या हो रहा है? मुझे बॉडी तो क्या? मैं हाथ चला रहे हो? पूछ रही थी कि तू ठीक है? किससे? दिल से। दिल से पूछ रही थी कि ठीक है। पता पूछ कैसे रही है? ये बैठ के ऐसे कर रही है ऐसे। कुछ ढीला हो गया है, कुछ मतलब सब ठीक है। तो सब ठीक है। और घर से थोड़ा टाइम से निकला करो। और मैं आज तो फिर भी टाइम पर आई है, खैर चलो आज कहना ठीक नहीं है। और पढ़ना शुरू करो, ये नहीं है कि मतलब नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं। बता दिए मार्क्स कब घर पर? पक्का? नहीं बताया मैंने, स्कूल वाले के बता दिए कल। स्कूल वाले में पास हो गए? कितने? इंग्लिश में। अरे हिंदी इंग्लिश छोड़ो, मैथ साइंस बताओ। मैथ साइंस वाले नहीं पता चले। पता चल चुके हैं, बताया नहीं। कल मैथ्स का है सच में सर, डेट शीट देख लो, कल मैथ्स का एग्जाम है मेरा। अच्छा कल मैथ्स का एग्जाम है, साइंस वाले भी पता नहीं चले। तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, हंसी मजाक हमेशा अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि अभी जैसे क्या है, अप्रैल ख़त्म होने वाला है। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि आपका शायद 8 या 10 दिन की छुट्टी भी पड़ेगी, समर वेकेशन पड़ेगी। बाकी एक महीने से ज़्यादा हमारी 27 से लेके 2 जुलाई। 27 क्या ये आज 27? हाँ नहीं, अप्रैल सब ये मई। मई। सॉरी मई। 27 मई से 3 जुलाई। 3 जुलाई तक। एक महीने तुम्हारा तो से मजा आ ज़्यादा। रहा है। सर हमारे तुम तो जयपुर जाओगे सीधा? क्यों? जयपुर गई तो सब जयपुर से ही तो सर अंडमान एंड निकोबार।
अंडमान निकोबार इतनी गर्मी में। सर 3 हफ्ते की छुट्टी है। हाँ, पानी लेकर आना, अच्छा। पानी लेकर आना वहाँ का छोटी बॉटल में, जो बिस्लेरी की छोटी बॉटल होती है ना, लेकर आना। क्यों सर? जब भी कहीं पर भी जाना चाहिए तो वहाँ का पानी जरूर लेकर आना चाहिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा रहता है। और रखना, हाँ उसको रखना। TDS वैल्यू चेक करेंगे उसकी, क्या हो गया? अरे TDS वैल्यू, TDS मीटर आता है, हाँ तो लेकर आना और उस पर एक स्टिकर लगा देना, उस पर लिख देना अंडमान निकोबार। अरे लोग करते हैं थ्रू आउट द लाइफ लोग इस काम को करते हैं। जहाँ भी कहीं जाते हैं तो वहाँ का पानी जरूर लाना चाहिए और पीना भी चाहिए। मिनरल वाटर मत पीना, वहाँ का पानी पीना। कहते हैं कि पानी पीना जरूरी है हर जगह का, जहाँ भी जाते हैं, बॉडी के लिए अच्छा होता है। मजाक नहीं पता कर रहा। चले उसका TDS बहुत ज्यादा बढ़ा हो फिर। अरे लोग वहाँ के पी तो रहे हैं उस पानी को, मैं थोड़ी कह रहा हूँ समंदर से पानी निकालो और पी लो। वहाँ के लोग जो पानी पी रहे हैं वो पानी पी लेना। आप हरिद्वार जाते हो, गंगा जल लाते हो ना, सभी लोग लाते हैं, है ना। और उसकी खास चीज़ है, न जाने कितने सारे साइंटिस्ट हैं, न जाने कितने सारे विदेशों में देशों में रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन आज तक इस चीज़ का कोई पता नहीं लगा पाया कि गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, पता है? सर गंदा भी होता है फिर भी खराब। गंदा भी होता है फिर भी खराब नहीं होता। फिर भी तो लोग सर पीते वो हैं। आयरन के डिपॉजिट से आते हैं। अब वो बहुत अलग अलग उसके फंडे हैं, उसके बहुत अलग अलग फंडे हैं। उसमें ये भी एक फंडा चलता है कि जो वहाँ पर जो पत्थर पड़ा हुआ है, जिस पत्थरों से वो टच होकर आता है, एक्चुअली वही पानी को मिनरलाइज भी कर दे रहा है और वही पानी को प्यूरिफाई भी कर रहा है। ये गलत है। और सामने जो रखा रहता है, लोग करते हैं इसका। आजकल नए नए जो RO आ रहे हैं ना, उस RO में देखना कि RO बड़े बड़े ROs आ रहे हैं, तो उसमें RO में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें वही गोल 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 पत्थर डाल देते हैं। पत्थर पड़े रहते हैं उसमें, कहते हैं कि पानी का स्वाद भी अच्छा हो गया और पानी में मिनरल्स ऐड हो गए हैं, तो इसलिए उसमें मिनरल्स ऐसे एडेड होते हैं जिससे वो कभी ख़राब नहीं होता। तो लेकर आना, याद रखना इस चीज़ को, लेकर आना। तो हमें तो पक्का ही नहीं करा कहाँ था। सर पेपर की मेरा तो मतलब कटने ठीक का। है मैं खा लेते थे। अच्छा हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि, और ये खास तौर पर तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि जिन भी बच्चों ने, जैसे आप लोग हैं, आप सभी लोगों ने अभी से ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है, अप्रैल में आपने ट्यूशन ज्वाइन कर रखा है, तो अब आप ये देखोगे कि अभी आपकी जो भी 10, 12, 15 दिन की जितने की भी समर वेकेशन पड़ेगी, जैसे तुम्हारी 1 महीने की पड़ रही है, ठीक। 10th स्टैंडर्ड में जनरली समर वेकेशन थोड़ी कम पड़ती है, ज़्यादा दिनों की वो देते नहीं है, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाते हैं। तो उसके बाद फिर आपका स्कूल खुला जुलाई में, और आप जुलाई मिड तक आप देख लेना कि फिर बच्चे जो है ना, फिर बच्चों को होता है कि अब मुझे पढ़ना है। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो तब भी नहीं पढ़ते, फिर वो सितंबर अक्टूबर में जब हाफ ईयरली हो जाते हैं और बुरा हाल हो जाता है कि मेरा तो सारा सिलेबस छूट गया, मुझे कुछ भी नहीं आता है, वो तब जागते हैं। तो अब जब शुरुआत से ट्यूशन पढ़ा है, जब शुरुआत से ट्यूशन ज्वाइन करा है, तो कुछ सोच कर करा होगा ज्वाइन। तो एक एक चैप्टर जो करते जा रहे हैं उसे ईमानदारी से मजबूत करते चलो, नहीं तो लास्ट में फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और फिर पेरेंट्स तो सवाल पूछेंगे ही, तुम अकेले में बैठकर तुम्हें भी खुद से लगेगा कि यार मैं पढ़ तो तब से नहीं हूँ, आता मुझे कुछ भी नहीं है, ये होता है। तो चीज़ों को रिवाइज करते चलो, उनको मतलब बाद के लिए मत छोड़ो कि अरे पूरा साल पढ़ा हुआ है, कर लूँगी कर लूँगी, तो कर तो लेंगे ये सब, लेकिन अगेन थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है आपकी परसेंटेज में। तो परसेंटेज, और कोई आसमान से नहीं उतरते बच्चे जिनके 90% से ऊपर आते हैं, आसमान से नहीं उतरते। आप बहुत नॉर्मल हो पढ़ाई में, आप बिलो एवरेज हो, थोड़ा पढ़ना शुरू करो, आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा स्टेबल भी बैठते हैं, ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर, और कुछ नहीं तो इसको ही घुमाए जाओ बैठकर, ठीक है। अरे ठीक है, समझ में आ रही है ना चीज़। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि बॉडी के लिए, बॉडी में क्योंकि इतना रैपिड मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेलेशन, कि वो सिर्फ डिफ्यूज़न प्रोसेस से हम ये सोचें कि बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे पैर तक बिल्कुल नीचे तक जितने भी सेल्स हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। वो उस इंस्टेंट प्रोसेस में पॉसिबल नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेता है अपने अंदर। तो देखिएगा, इंस्टेंट respiratory pigments take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissues which are deficient in oxygen before releasing it. अब होता क्या है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा काम चल रहा है, चलता जा रहा है। अब बॉडी के सारे सेल्स तक तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई। हीमोग्लोबिन ने कहा कि ये चलता रहेगा, ऑक्सीजन को मैं ले लेता हूँ। ऑक्सीजन को उसने स्टोर करा अपने अंदर। अब हीमोग्लोबिन कहाँ पर है? हमारे ब्लड के अंदर।
और ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है? हार्ट कर रहा है। तो ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन स्टोर्ड है, और वो जो ऑक्सीजन है वो उसको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ पहुंच जाएगा बॉडी के सारे पार्ट्स में, ठीक है, ऐसा होता है। तो कभी आपने नोटिस करा होगा कि आप लेटे हुए हो ऐसे करके या ऐसे करके लेटे हुए हो, पर थोड़ी देर में आपको लगता है मेरे हाथ में तो कुछ सेंसेशन ही नहीं रही, सुन्न हो गया हाथ, होता है ना। फिर आप हाथ को ऐसे ऐसे करते हो थोड़ी देर, है ना, कि ये ठीक हो जाए, फिर ऐसे 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 चलाओगे तो थोड़ी देर बाद वो हाथ नॉर्मल हो भी जाता है। वो आप ऐसे ऐसे करो या ना करो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो वो एक्चुअली यही है कि वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई वेन या कोई वेसल, ब्लड वेसल ऐसे दब गई कि वहाँ पर ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो नहीं पाया, और जब ब्लड फ्लो होगा तो वो टाइमली होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ आधा मिनट का टाइम उसको लगता है, 20, 25, 30 सेकंड का। उतने में वो ब्लड फ्लो होने लगता है, और ब्लड फ्लो के साथ साथ ऑक्सीजन वहाँ पहुँचती है, तब आपको लगता है कि हाँ मेरा हार्ट ठीक है, बच गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये काम जो है, ये इंपॉर्टेंस है हीमोग्लोबिन की, कि अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज़ तक, सारे सेल्स तक ऑक्सीजन पहुँचने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगला है, इन ह्यूमन बींग्स the respiratory pigment is hemoglobin which has a very high affinity for oxygen। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, वो ऑक्सीजन को अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये जो पिगमेंट है ये कहाँ पर स्टोर्ड होता है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। रेड ब्लड कॉर्पसल्स मतलब आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में ये पिगमेंट स्टोर होता है। उसके बाद है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म इन अवर ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मली ऐसे ही, क्योंकि ब्लड है तो ब्लड के अंदर वाटर भी मिक्सड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मली ऐसे ही, जो ब्लड है ना वो ब्लड के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली मिक्स हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन क्योंकि वाटर में मिक्स नहीं हो पाता, तो इसलिए ऑक्सीजन किस में मिक्स होता है? हीमोग्लोबिन में मिक्स होता है। ये होता है, समझ गए? चलिए जी, तो यहाँ तक हमारा रेस्पिरेशन वाला पोर्शन होता है ख़त्म। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सर हाँ जी, प्लांट्स का क्या रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो सर हम लोग प्लांट्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं? वो ज़रूरी है ना हमारी लाइफ के लिए। प्लांट्स हैं तो हम हैं, हम हैं तो प्लांट्स हैं। 1 मिनट रुकिएगा, अभी आ रहा हूँ। और थोड़ा एनर्जेटिक रहा तो ये नहीं कि मतलब हमेशा ऐसे नींद में। आज मैं सच में स्कूल की दादी ने भेजा मेरे को लग रहा है।
ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे आप। तो इसके अलग अलग पोर्शन के अलग अलग जगह से बनाए हैं नोट्स। जो ट्रांसपोर्टेशन वाले अलग अलग वीडियो से बना रखे हैं नोट्स। तो ये नोट्स आपको भेज दूंगा, फिलहाल समझिए। तो बॉडी में जो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने वाली जो चीज़ है, जो ट्रांसपोर्ट करने वाला जो फ्लूइड है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में। द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। 7 फंक्शंस हैं, उनमें से काफ़ी आपको पता भी है, कुछ मैं बता दूंगा। पहला है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और बॉडी के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहला फंक्शन। दूसरा है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। तो पहला फंक्शन क्या है कि ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से लेता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा, ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल्स एंड गिव्स इट टू द लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। और वो अलग अलग पूरी बॉडी में से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेता है, लेकर आता है और लेकर किसको दे देता है, लंग्स को दे देता है। ठीक। तीसरा पॉइंट, इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में हम ये देखेंगे कि ब्लड जो है वो गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ब्लड जो है वो क्या करता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड आ चुका है, उस डाइजेस्टेड फूड को भी पूरी बॉडी पार्ट्स में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी ब्लड ही करता है। फोर्थ क्या है कि कुछ और भी कैरी करता है, ये हार्मोन्स को भी कैरी करता है। इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम क्या बोल देते हैं कि ये बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड मतलब कि ये बाकी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इट कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जैसे कि हम ये कहते हैं कि ग्लैंड्स जो हैं वो ग्लैंड्स सिर्फ वो हमारे सेंसेस से रिलेटेड होते हैं और उन सेंसेस से वो ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे भूख लग रही है, या चलिए भूख नहीं भी लग रही है, लेकिन हमें क्या है ना, हमें मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, या किसी बच्चे को ऐसा है कि नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो देखा तो सामने मीठा रखा हुआ है, मीठा भी नहीं रखा हुआ है एक्चुअली, मीठे की फ़ोटो लगी हुई है सामने, उसको देख के ही मुँह में पानी आ गया। तो क्या होता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से कि हमें तो जो है कोई गलत चीज़ होते हुए देखी तो हमको गुस्सा आ गया, तो फिर बॉडी में वैसे हार्मोन सिक्रीट होने लगे, जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। होता है ना, गुस्सा आता है तो आदमी का चेहरा तक लाल हो जाता है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम भी हाई हो जाती है, कुछ भी बोल देता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ ये विजुअल इफेक्ट से भी काम करती हैं। तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम खड़े हुए हैं और आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे, अचानक से पता चलता है कि जाना है स्कूल, अचानक से पता चलता है कि स्कूल की बस तो आ गई और निकलने वाली है। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम है, तो एकदम से टेंशन हुई, तो एकदम से पता नहीं क्या होता है कि हम भागते हैं बहुत तेज़ी से और बस को भाग कर पकड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये हमारी बॉडी में एक एड्रीनलाइन ग्लैंड है, एड्रीनलाइन ग्लैंड एक्टिवेट हो गया। एड्रीनलाइन ग्लैंड एक्टिवेट हुआ तो उसने एड्रीनलाइन नाम का एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन सिक्रीट करा। वो हार्मोन जो है इंस्टेंट एनर्जी पुश देता है बॉडी को, तो बॉडी को एकदम से एनर्जी मिली और बॉडी एकदम से भागी, मतलब एकदम से आपने दौड़ना शुरू करा। तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं, इन हार्मोन्स का भी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ये भी ब्लड का ही काम होता है। अब यहाँ पर जो स्टमक है, स्टमक के ऊपर पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के ऊपर छोटे छोटे से 2 होते हैं एड्रीनलाइन ग्लैंड्स। एड्रीनलाइन ग्लैंड ने तो काम कर दिया बहुत अच्छी तरीके से, एड्रीनलाइन हार्मोन को सिक्रीट कर दिया। ठीक है,
अभी हार्मोन जो है वो फटाफट से वो पहुंचना चाहिए हमारे पैरों के मसल्स तक। अभी वो पैरों की मसल्स तक पहुंचेगा तभी तो इंस्टेंट एनर्जी कुछ देगा कि हम फटाफट से दौड़ें। तो होता क्या है कि वो पैरों की मसल्स तक पहुंचाएगा कौन उसको? ब्लड। तो हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड का क्या हो गया? एक तो ऑक्सीजन को लंग्स से ले जाना और लंग्स से पूरी बॉडी तक डिस्ट्रीब्यूट करना, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लाना और बॉडी से लाकर लंग्स को दे देना ताकि लंग्स उसको बाहर फेंक दें, ठीक। दूसरा फंक्शन ये हुआ। तीसरा फंक्शन क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड को सारे के सारे सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट करना, तीसरा फंक्शन। चौथा फंक्शन क्या है कि बॉडी में जो जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उन हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो ये वो है फंक्शन सारे के सारे ब्लड के। उसके बाद पांचवा है इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया। इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो होता क्या है कि जो बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिया, ठीक है, और यूरिया ही मेन कंपोनेंट होता है यूरिन का। यूरिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यूरिया ही होता है। तो उस यूरिया को भी किडनीज के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देना बॉडी में, ये भी काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन का काम चलता है कि ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है और ब्लड में से सिर्फ यूरिया निकलता है और वो यूरिया जो है वो यूरिनरी ब्लड प्रोडक्ट, यूरिनरी ब्लडर के थ्रू वो बाहर निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद सिक्स्थ है ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो बॉडी में जितने भी हमारी बॉडी में ऐसे एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो बचाते हैं हमारी बॉडी को डिजीजेस से, वो भी सारे के सारे ब्लड में ही मिक्स होते हैं। सातवां है ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम भी ब्लड ही करता है। तो ये तो फंक्शंस ऑफ ब्लड है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बींग्स में है वो किस किस के थ्रू होती है। ब्लड है, एक वाटर है और एक लिम्फ है। इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अभी तो फंक्शंस देखे ब्लड के, लिम्फ का और वाटर का भी देखेंगे। और फिर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू कौन कौन सा ब्लड जाता है, कैसे कैसे जाता है, अगली क्लास में देखेंगे।